सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आपका कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिंग। तो जो भी हमारा पैटर्न दिखाई देता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में, उस पैटर्न को हमने क्या कहा था कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमें दिखाई देती हैं। अब उन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में और रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पहले रिफ्लेक्टेड के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसी चीज को फिर किसके लिए लिख लेंगे, अपनी ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए लिख लेंगे। तो जो आपका पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखनी है वो तो हम सीखेंगे कैसे लिखनी है। आपकी पाथ डिफरेंस में कोई एडिशनल पाथ होता है या फिर नहीं होता, ये चीज हम देखेंगे। बाकी कैलकुलेशंस हम सिर्फ किसके लिए करेंगे, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए ही कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपका एक डायग्राम हमने ये आपका लिया है जिसमें ये जो ब्लैक पट्टी है ये तो आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्लास प्लेट को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन ग्लास प्लेट को। और ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। किसी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम लेते हैं। तो ये जो कैपिटल आर हमने लिखा है, ये कैपिटल आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कन्वेक्स लेंस का, जो कि प्लेन ग्लास सरफेस के ऊपर हमने रखा हुआ है। ये जहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये जो रेड डॉट है हमारी, ये क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हमें क्या दिखाई देते हैं, आपके कॉन्सेंट्रिक रिंग्स यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होते हैं जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक, ये कोई भी एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया है आपके प्लेनो कन्वेक्स लेंस पे। उस पॉइंट के ऊपर हमने कह दिया कि भाई जो थिकनेस है वो क्या है, आपकी टी थिकनेस है, फिल्म की थिकनेस। और इस टी थिकनेस के अबाउट जो भी हमारी रिंग यहाँ पे बन रही होगी, सर्कुलर रिंग, डार्क या फिर ब्राइट, आर एन से हम उसको एनथ रिंग हम उसको कह रहे हैं कि भाई इस थिकनेस के विद रिस्पेक्ट टू एनथ जो हमारी रिंग है वो आपकी फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब जैसे ये आर दिखाया है ना यहाँ से कि भाई इस थिकनेस के विद रिस्पेक्ट टू ये आर है और ये आर है, इसी को ही मैं आर एन कह रही हूँ। और इतनी रेडियस का यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, डार्क या फिर ब्राइट रिंग दिखाई देगा। वो डिपेंड करेगा कि भाई ये थिकनेस आपकी कंस्ट्रक्टिव की या फिर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिंग यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक, कैलकुलेशन करने के लिए हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था, इसको हमने हॉरिजेंटली यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, बेस है उसके पैरेलल। तो ये जो नीचे की थिकनेस है ये भी क्या होगी, फिर आपकी टी ही होगी। और जो रिमेनिंग थिकनेस बच जाएगी उसको फिर आप क्या लिख सकते हो, आर माइनस टी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बेस है ये आपकी रेडियस है एनथ रिंग की, ये आर के बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे प्लेनो कन्वेक्स लेंस का। ये जिस भी स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर आपका डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर रखा है। और r माइनस टी आपकी ये अपर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। अब ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बनी है हमारी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो आर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, अगर ये हम n मानते हैं तो आर एन का स्क्वायर प्लस में आर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आर एन के लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आर एन हमारी nth रिंग की रेडियस है तो उसके लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आर एन स्क्वायर को आप इस तरफ रख लोगे और आर कैपिटल आर स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे। तो यहाँ इसको जब आप खोलेंगे ब्रैकेट को तो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 आर टी आएगा, और उसमें से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास क्या रहेगा, 2 आर टी माइनस टी स्क्वायर, ये यहाँ पे रह जाएगा। अब ये आपका अपोजिट साइन के साथ कैसे आया है, हम r माइनस टी के स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आर एन स्क्वायर हमने इसी तरफ रहने दिया। तो आपके पास ये चीजें रिमेनिंग रह जाएगी। यहाँ पे t क्या है, आपकी थिकनेस है, फिल्म की थिकनेस है। और फिल्म की थिकनेस आपकी एज ए होल क्या होती है, हमने कहा कि फिल्म बहुत ही
नेग्लेक्टिंग उसकी थिकनेस होती है, बहुत स्मॉल थिकनेस की आपको फिल्म यहाँ पे बनती है आपकी फिल्म। तो वो स्मॉल थिकनेस को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वो और भी ज्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो टी स्क्वायर ये जो क्वांटिटी है मैथमेटिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद आर एन स्क्वायर जो है वो हमारा किस तरह से लिखा जा सकता है, 2RT की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आप थिकनेस की वैल्यू लिख सकते हो। मैंने अभी भी कहा था आपको कि ये जो थिकनेस है फिल्म की थिकनेस, इसको हम n लैम्डा बाई 2 या फिर n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरा हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में, रेडियस ऑफ nth सर्कुलर रिंग, वो ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है आपकी, और 2r, r वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है और एक्सपेरिमेंटली आपने आर एन की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, तो उस वक्त हम t को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही t की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है। तो आपको दोनों ही फॉर्मूले पता होने चाहिए थिकनेस ऑफ फिल्म के लिए। ठीक है, अब हमने जो कंडीशंस लिखी थी ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए, उसमें हम इस टी की वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा की रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आपने जो भी वैल्यूज लिखी थी, मैक्सिमा के लिए 2 म्यू टी n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, और मिनिमा के लिए 2 म्यू टी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में t की वैल्यू आप पुट कर दोगे रेडियस की टर्म्स में, आर एन स्क्वायर बाई 2r, इस फॉर्म में आप इसे पुट कर दोगे। और उसके बाद में इंडिविजुअली हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ब्राइट रिंग के लिए क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हम फिर निकाल पाएंगे। आपकी ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे आर एन स्क्वायर बाई 2r, और यहाँ से आर एन स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। आर एन स्क्वायर क्या है आपका, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग का स्क्वायर है। तो दैट विल बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा r डिवाइडेड बाई म्यू। एंड एज वी नीड रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे अंडर द रूट n प्लस हाफ लैम्डा r बाई म्यू। ये क्या आ गई आपकी, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट रिंग की रेडियस आ गई। किसी भी ब्राइट रिंग, कोई भी nth ब्राइट रिंग है उसकी ये आपने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। सिमिलरली फॉर डार्क रिंग, आर एन स्क्वायर की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी, n लैम्डा r बाई म्यू के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से भी किसकी वैल्यू लिख लोगे आप, रेडियस की वैल्यू लिख लोगे। तो रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम विल बी इक्वल टू अंडर द रूट n लैम्डा r डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं रेडियस के लिए। अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, आपका डायामीटर कैलकुलेट करना है। हम डायामीटर्स को ही कंपेयर करने वाले हैं। ये आपका जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आपको पैटर्न दिखाई देता है वो इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। अब हम क्या कह रहे हैं, अभी जो हमने वैल्यू लिखी है डार्क रिंग के लिए और ब्राइट रिंग के लिए, दोनों ही हमने रेडियस के फॉर्मूले लिख लिए हैं। जब हम n को 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे दोनों ही फॉर्मूलों में, तो आपकी जो डार्क रिंग की रेडियस है वो किसके बराबर आ जाएगी, आपकी 0 के बराबर आ जाएगी। तो सेंटर में हमें क्या दिखाई देता है उसके विद रिस्पेक्ट टू, डार्क रिंग हमारी ऑब्जर्व होती है। और जब n की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम ब्राइट रिंग की कंडीशन के लिए, उस वक्त आपका फर्स्ट ब्राइट रिंग का जो रेडियस है वो किसके बराबर आएगा, अंडर द रूट लैम्डा आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट रिंग की रेडियस इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक, वैसे nth की आप वैल्यू अगर याद कर लोगे तो कहीं पर भी आपको फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे क्या पुट कर दोगे, n को 0 पुट कर दोगे। ठीक है, अब आप रेस्पेक्टिवली जो भी आपके अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स बनेंगे उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस की वैल्यू n की वैल्यूज पुट करके, तो n की वैल्यू 1 2 3 जो भी है वो पुट करके हम वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, और जब हम काउंट करते हैं, तो जब हम ब्राइट रिंग काउंट करेंगे तो ये तो सेंटर के बाद जो पहली बन रही है इसको फर्स्ट कहेंगे, फिर सेकंड को कहेंगे, फिर थर्ड कहेंगे। लेकिन जब हम डार्क
रिंग्स को काउंट कर रहे होते हैं, तो ये जो जीरोथ ऑर्डर की आपकी रिंग है जो सेंटर पे बनती है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनती है, इसे हम नहीं काउंट करते। हम इसके बाद जो हमारी पहली वैल्यू है जिसमें हमने n को 1 पुट किया है उसको फर्स्ट कहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इट मींस जब जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 है उनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहेंगे। ठीक है, सेंट्रल रिंग को हम नहीं काउंट करेंगे, वो आपकी जीरोथ ऑर्डर की रिंग है। तो फर्स्ट रिंग आप n इज इक्वल टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू कहोगे फर्स्ट डार्क रिंग। ठीक है, अब डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट रिंग कैन बी रिटर्न एज इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n हमारा 1 के बराबर है उस केस में r1 होगा रेडियस और d1 हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ फर्स्ट रिंग। तो 2 आप उसके सामने लगा दोगे जो भी वैल्यू आपने लिखी थी, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हमने लिख लिया। सिमिलरली डायमीटर ऑफ सेकंड डार्क रिंग विल बी एट n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2 पे आपकी जो वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे यहाँ पे 2। ये हम डार्क के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए डार्क में जो आपका यहाँ पे n लैम्डा r था, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दी। और सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको जो भी डायमीटर लिखना हो वो डायमीटर आप n की वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये 3-4 वैल्यूज इसलिए लिखी हैं कि हम जो आपका इनके बीच में जो गैप है, पहली दो रिंग्स के बीच में जो गैप है D2 माइनस D1, D3 माइनस D2, D4 माइनस D3, ये हम कैलकुलेट कर सके। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए ही हमने ये 3-4 वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। उससे पहले हम देख रहे हैं कि जो डायमीटर है डार्क रिंग्स का वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए म्यू आपके पास कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सोर्स की जो वेवलेंथ होती है वो भी कांस्टेंट होती है, 2 भी कांस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे √1 है, यहाँ √2 देख रहे हो आप, यहाँ पे √3 देख रहे हो, यहाँ पे √4 देख रहे हो। तो इट मींस कि जो हमारा डायमीटर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें उनके प्रोपोर्शनल आ रहा है। कि पहली जो रिंग है उसका डायमीटर √1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड का √2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थर्ड का √3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि हमारा जो डायमीटर होता है वो किस तरह से आपका वेरी कर रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंस। अभी मैंने कहा था आपका कोई भी दो नियरेस्ट के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, मतलब कि रिस्पेक्टिवली कंसेक्यूटिवली, पहले दो के बीच में देखेंगे, फिर नेक्स्ट 2 के बीच में और फिर नेक्स्ट 2 के बीच में। तो वो डायमीटर हम लिखेंगे सबसे पहले D2 माइनस D1 का डिफरेंस, और वो किसके बराबर आता है? आप ये जो वैल्यूज है इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लिख लेंगे और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा? √2 माइनस 1 हमारे पास अंदर रह जाएगा। उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। √2 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे 1.414 और माइनस 1 कर देंगे तो 0.414 इंटू 2 टाइम्स √λr म्यू। ये जो वैल्यू लिखी है ना हमने, जो कॉमन निकाली है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये ऐसे तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अपने सॉल्व करके निकाली है, लेकिन इसको हम अभी देखेंगे कि हर फैक्टर में ये हमारा कोई चेंज वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ये सेम आए तब तो हम कहते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या है? आपकी कांस्टेंट है। तो अब फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कांस्टेंट हमने थियोरेटिकली बताया था, उस समय बताया था कि भाई फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट नहीं होती, फ्रिंज विड्थ क्या होती जाती है? आपकी डिक्रीज होती जाती है। तो वही चीज यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि फ्रिंज विड्थ सेम रहती है या फिर चेंज होती है। फिर हमने नेक्स्ट जो दो हमारी रिंग्स हैं उनके बीच में निकाला डिफरेंस D3 माइनस D2। D3 माइनस D2 को भी सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी 0.318 इंटू 2 √λr बाई म्यू। उसके बाद में नेक्स्ट को आप सॉल्व करोगे D4 माइनस D3, वो आता है आपका 0.268। अब आप देखिए इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो भी फैक्टर आ रहा है आपका मल्टीप्लाई में, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये जो गैप है फ्रिंजेस के बीच में, वो गैप क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और यही चीज हमने थियोरेटिकली कही थी कि जैसे जैसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर होते जाते हैं, फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो क्या होती जाती है? नैरो होती जाती है। तो इस डायग्राम में आपको बिल्कुल सही से ये दिखाई भी दे रहा है कि पहले की जो भी है आपकी विड्थ नेक्स्ट की उससे कम है,
उससे नेक्स्ट की उससे भी कम है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो और भी कम होती जाती है। तो इसीलिए जैसे हम दूर जाते जाते हैं ना, आपका जो ये पैटर्न है फिर वो आपका आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है डार्क और ब्राइट, तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक की आपको फ्रिंजेस अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन लिख दिया कि द रिंग्स ग्रेजुअली बिकम्स नैरोवर एज देयर रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए हमने कैलकुलेट किया। और इसके साथ ही आपको क्या मिल रही थी, ट्रांसमिटेड सिस्टम में भी दो सेट ऑफ रेज हमें मिल रही थी, तो उन दोनों सेट ऑफ रेज को सॉरी, वो हमने किसके लिए लिखा था आपका, उसके लिए लिखा था डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो इसी तरह आप ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी ये चीज चेक कर सकते हो। आपको दोनों के लिए कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जब आप लिख रहे होंगे तो आप एक के लिए ही कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। तो जो डायमीटर होगा ब्राइट रिंग्स का, वो आपका n = 0, 1, 2, 3 n की जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज थी उनको पुट करके हम डायमीटर्स लिख सकते हैं। तो जो रेडियस का फॉर्मूला था उसमें हम डायमीटर को 2 टाइम्स कर देंगे, तो T1 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा r डिवाइडेड बाई 2 म्यू। ठीक है, इसमें n प्लस 1/2 होता है, तो 1/2 होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 रहेगा। सेकेंड के लिए जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये किसके बराबर आएगा आपका 3 लैम्डा r डिवाइडेड बाई 2 म्यू। ठीक है, नेक्स्ट 3 के लिए पुट करेंगे तो ये आपका 5 लैम्डा बाई आर आता है। तो इसी तरह से रेस्पेक्टिवली जो भी हमने वैल्यूज लिखी हैं इस तरह हम सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स भी हमारा क्या आता है, √1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट, सेकंड √3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये √5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये √7 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑड नंबर्स। वो आपका नेचुरल नंबर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, और ये आपका किसके बराबर आया है, ऑड नंबर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। तो अगर हम ब्राइट के लिए भी चेक करना चाहें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। √3 - 1 यहाँ देखेंगे, √5 - 3 की वैल्यू देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, तो √7 - 5 देखेंगे, √5। तो वो सभी वैल्यूज भी जब आप चेक करोगे तो वो भी आप देखोगे कि ब्राइट रिंग्स भी हमारी क्या होती जाती हैं, नैरो होती जाती हैं, जैसे जैसे रेडियस उनकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात कर रही थी कि दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप या तो डार्क के लिए कैलकुलेट करके दिखा दो कि रिंग्स की जो विड्थ है वो नैरो होती जा रही है, या फिर आप ब्राइट के लिए कैलकुलेट करके दिखा दो। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली आपने इस तरह से लिख के जरूर दिखाना है कि भाई जो डायमीटर है ब्राइट रिंग्स का वो और नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, √ऑफ ओड नंबर्स। अब इसके बाद में ये आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए हो गया कैलकुलेट। अब हमें क्या देखना है, जो आपका ट्रांसमिटेड सिस्टम था उसमें किस तरह से आप चीजें ऑब्जर्व करते हो। तो आपने यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करना, आपने सिर्फ क्या देखना है, आपने जो पाथ डिफरेंस लिखा था वो पाथ डिफरेंस आपको बताना है कि आपने क्या चीज ऑब्जर्व की। तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में हमें दो सेट ऑफ वेव्स मिली थी आपकी, CE और C1 E1, और जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस इन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करता है आपका। तो अब जो हमने वहां पे डिस्कस किया था उसी चीज को दोबारा से देखना होगा हमें। एक जो हमारी वेव है वो कहाँ से आ रही है, इस C पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो C से आपकी ट्रांसमिट होके गई थी CB1 के अलोंग, इसमें क्या आ गया था, पाई फेज चेंज हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि C पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, आपकी रिफ्लेक्ट बाय डेंसर मीडियम हो रही है, नीचे ग्लास की प्लेट थी। ठीक है, तो CB1 जो गई आपकी, इसके अंदर पाई फेज ऐड हो गया। उसके बाद में B1 D1 तो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट थी, लेकिन B1 C1 ये क्या है हमारी, B1 C1 E1 जो हमने दिखा रखी है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में हमें फिर से देखना पड़ेगा, बीच में एयर है और पीछे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो B1 पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन बैक्ड बाई डेंसर मीडियम है, 2 टाइम्स आपकी बैक्ड बाई डेंसर मीडियम हो गई। एक तो एट C
और दूसरी एट B1। तो दोनों में ही आपका पाई यहाँ से जाएगी पाई आउट ऑफ फेज, और यहाँ पे फिर से पाई आउट ऑफ फेज हो जाएगी। इट मीन्स जिस फेज में वो पहले थी उसी फेज में आ गई आपकी, या आप 2 बार ऐड करोगे λ/2 और λ/2। जब फाइनल हम लिखेंगे तो फाइनल में आपकी जो ओरिजिनल कंडीशंस होती हैं वही कंडीशंस होंगी आपकी ब्राइट और डार्क के लिए। ठीक है, एक बार जब λ/2 हम ऐड करते हैं तब कंडीशंस अल्टर हो जाती हैं, लेकिन जब दो बार हम लिखते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती हैं, ओरिजिनल कंडीशंस में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। तो टोटल फेज चेंज 2 पाई हमारा यहाँ पे ऑकर हो रहा है। इट मीन्स किसी भी तरीके का फेज आपने चेंज नहीं ऑब्जर्व किया फाइनल जो आपको वेव्स मिली हैं उनके बीच में। तो ओनली जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा दोनों वेव्स के बीच में CE और C1E1 वही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके पाथ डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो इन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 μt इज इक्वल टू n लैम्डा मैक्सिमा के लिए और n+12 इंटू लैम्डा किसके लिए, मिनिमा के लिए। ठीक है, जो कि ओरिजिनल कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। और इसके बाद में फिर आप इसको अगर आगे डिस्कस करो डिटेल में तो आप देखोगे कि 0 के लिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कंडीशन अब कौन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी मैक्सिमा की इक्वेशन। इसका मतलब सेंटर में हमें डार्क रिंग के बजाय कैसी रिंग दिखाई देगी, ब्राइट रिंग दिखाई देगी, और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स ऑब्जर्व होंगी। तो हमें बिल्कुल ही उल्टा पैटर्न, जैसा पैटर्न रिफ्लेक्टेड लाइट में दिख रहा था उसका जस्ट अपोजिट अगर हम उसका फोटोग्राफिक फोटो उसका हम ले और उसका जो नेगेटिव देखें उसके नेगेटिव के जैसा हमें पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। डार्क की जगह पे ब्राइट और ब्राइट की जगह पे डार्क। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया, सिर्फ हमने यही बताया कि आपका पाथ डिफरेंस इस तरह से है। आपको रेडियस लिखनी होगी, रेडियस ऑफ nth ब्राइट और डार्क, तो उसकी बिल्कुल उल्टी लिख देंगे। जो आपकी डार्क की थी वो किसकी हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस ब्राइट रिंग की रेडियस हो जाएगी, और जो हमने किसके लिए लिखी थी, ब्राइट के लिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, वो अब किसकी कंडीशन बन जाएगी, डार्क रिंग की कंडीशन बन जाएगी। बाकी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सिमिलर होगी। ठीक, तो स्पेशली अगर आपसे कहा जाता है ट्रांसमिटेड सिस्टम में सॉल्व करना है तो ही आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल इसी तरह से इसको लिख देंगे कि जो हमारी रिंग्स ऑब्जर्व होती हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम में वो बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बिल्कुल अपोजिट, डार्क की जगह ब्राइट और ब्राइट की जगह पे डार्क हमने देखी। और सेंट्रल रिंग कैसी बन रही है, यहाँ पे डार्क की बजाय क्या बनेगी, आपकी ब्राइट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो न्यूटन्स रिंग बनती है हमारी ट्रांसमिटेड सिस्टम में, हमने कहा था कि हम नॉर्मली कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो पैटर्न यहाँ बनता है ना हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम में भी, वो भी आपका बहुत लेस डिस्टिंक्टिव होता है, उसमें कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं होता। कंट्रास्ट अच्छा किसमें होता है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर कंट्रास्ट हमारा यहाँ पे भी ज्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसमिटेड सिस्टम। ठीक है, ये किस वजह से होता है, आपका जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट में जो आपको दो वेव्स मिली थी BC और B1C1, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब ट्रांसमिटेड सिस्टम की हम बात करते हैं तो एक जो हमारी वेव होती है वो तो एक बार आती है सिस्टम को क्रॉस करके, लेकिन जो दूसरी है C1E1 वो 2 टाइम्स आपकी, मतलब या आप कह सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स वो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होके आपको मिलती है फाइनल। तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो एग्जैक्टली बराबर नहीं हो पाती, क्योंकि हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। जब इंटेंसिटी दोनों इंटरफियरिंग वेव्स की तो पैटर्न अच्छा हमें दिखाई देता है, तो उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं हो पाती है। इंटेंसिटी सेम नहीं होगी इसका मतलब हमें अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं देगा, डार्क डार्क नहीं दिखेगा पूरी तरह से, ब्राइट ब्राइट नहीं दिखाई देगा। तो उसी वजह से हम ट्रांसमिटेड सिस्टम में प्रेफर नहीं करते हैं देखना, किस में प्रेफर करते हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न आपका ऑब्जर्व करते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में भी। ठीक है, ये आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट आपको मिला है, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ऐसी हमें वेव्स दिखाई देती हैं और ट्रांसमिटेड सिस्टम में इस तरह से पैटर्न हमें दिखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा जो हमने किया आज की क्लास में। तो दोनों ही
के साथ ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन आता है, जो हमने कल किया था या फिर जो पिछली क्लास में किया था और आज की क्लास में किया है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का। तो आप लोगों को समझ में आ गया जो हमने किया ये।